ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने देखा होगा, आप पेपर हल करने गए हैं और आपसे पेपर हल नहीं हो रहा ना, एमसीक्यूज कोई हल नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही आप सेंटर से उठ के बाहर आते हैं आपके ज़हन में फौरी तौर पे वो उसका आंसर आ जाता है। वो उसकी रीज़न ये होती है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आपने ये वीडियो खोली है कि आपको एनटीएस में 88 मार्क्स चाहिए या इससे भी ज़्यादा चाहिए, या आपने ये वीडियो खोली है आपको एनटीएस का टेस्ट करीब है और टेस्ट करीब के साथ साथ आपको टेंशन भी हो रही है कि एनटीएस का टेस्ट कैसे क्लियर करें, तो ये सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा कैसे करना है। इसके अलावा अगर आपने इस वीडियो में मैं ये नहीं बताऊंगा कि एनटीएस क्या है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करती हैं और कौन किस सब्जेक्ट के कितने मार्क्स हैं, इसकी वीडियो में पहले बना चुका हूँ, तो वो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में जो मैं बताऊँगा वो ये है कि मैंने एनटीएस में कैसे टॉप किया और मैंने इससे कितने नंबर लिए, ये आप मेरा रिजल्ट देख सकते हैं। ये 100 में से 88 मार्क्स हैं। तो मैं आज आपको बताऊँगा कि उस दिन क्या हुआ था, मैं क्या खा गया था। तो यानी एक पर्सनल टाइप का इंटरव्यू होगा, तो कोई नहीं, यानी मैं किसी को इंटरव्यू देने के बजाय मैंने सोचा चलो अपना चैनल है तो अपने व्यूवर्स को ज़रा बताएं कि वो भी कैसे इतना अचीवमेंट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने जो टेस्ट दिया था वो था फरवरी में। तो फरवरी में ये होता है कि आमतौर पर तैयारी हो जाती है सेकेंड ईयर वालों की, तो वो देने चले जाते हैं ना टेस्ट देने। तो इससे पहले मैं नेक्स्ट NET 1 दे चुका था, उसमें मेरे 121 मार्क्स थे, तो उसकी तैयारी की थी मैंने काफ़ी खुद से। मतलब ये है कि सेकंड ईयर की तैयारी तो दिसंबर तक हो जाती है, तो फर्स्ट ईयर की तैयारी भी साथ साथ मैंने किताबें पढ़ ली थी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वगैरह, वो जो थोड़े एक दफ़ा सारा रिवाइज़ कर लिया था और सारे पेपर के MCQs कर लिए थे। इस वजह से मेरी तैयारी तो थी, लेकिन आपको ज़्यादा मसला नहीं होगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, क्योंकि ये NTS में ना बहुत बेसिक्स के क्वेश्चन आते हैं, इसमें तो ज़्यादा मसला नहीं होगा। मसला आपको होगा इंग्लिश में और एनालिटिकल रीजनिंग में। ये इंग्लिश में मैंने कैसे क्लियर किया ये मैं आपको बताता हूँ। तो इंग्लिश में ऐसे किया कि मैंने ना सेकंड ईयर के तो पेपर देने थे, तो उसमें जो MCQs आने थे उसकी अच्छी तरह तैयारी की। उसके अलावा फर्स्ट ईयर के जो पेपर में MCQs आए थे वो जो उस पेपर पैटर्न के मुताबिक मैंने वो सारे MCQs जो फर्स्ट ईयर की बोर्ड में आए थे वो सारे रिवाइज़ किए। उससे MCQs मेरे स्ट्रॉन्ग हो गई, इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग हो गई, जिसकी वजह से मेरा इंग्लिश में भी काफ़ी अच्छा स्कोर रहा। अब रह गई बात एनालिटिकल रीजनिंग की। एनालिटिकल रीजनिंग वो भी मेरे लिए नई चीज़ थी, बिल्कुल नई चीज़ थी, ना मैंने किसी से पढ़ी है ना मैंने किसी से सुना था। वो इनकी एक बुक है डोगर वालों की NET, वो आपको मिल जाएगी, ऑनलाइन भी मिल जाएगी, शायद से भी मिल जाएगी, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूँगा कौन सी बुक है। तो वहाँ से मैंने एनालिटिकल रीजनिंग पढ़ी इस तरह के वो जो भी एक्सरसाइज थी उनको मैं सॉल्व करता रहा, यानी वो मैंने सारी एक्सरसाइज की थी। उसके बाद मैं टेस्ट देने गया था। और आपने टेस्ट की तैयारी पहले आपने ना टेस्ट की तैयारी करने से पहले जो मैंने की थी वो मैं पहले पास पेपर करता था, बाद में तैयारी स्टार्ट करता था। इसका फ़ायदा ये होता है आपको कि आपको पता लग जाता है कि MCQs किस सेंस के आ रहे हैं। जैसे अगर GK की मैं बात करूँ तो उसमें थोड़ा सा टेक्निकल लेवल के, कॉन्सेप्चुअल लेवल के MCQs आते हैं, जबकि NTS में ऐसे MCQs नहीं आ रहे हैं। NET में ज़रा बेसिक लेवल के MCQs आते हैं। तो फिर अगर आप पहले अपना एंटी टेस्ट पढ़ लेंगे ना, पास पेपर कर लेंगे, तो उस हिसाब से आपको माइंड में ये बन जाएगा कि यार ये इस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, यानी कोई डेट नहीं पूछ या डेट ज़्यादा पूछ रहे हैं या रटे वाले MCQs पूछ रहे हैं, कंसेप्चुअल ज़्यादा नहीं आते ना। मेन मसला आपको फंसाएंगे ये एनालिटिकल में और इंग्लिश में, तो वो उन पे आपने फोकस करना है। मैं भी उन पे फोकस करके गया था, बाकी मुझे पता था मेरे सब्जेक्ट्स इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। इसी तरह क्योंकि फरवरी में था तो मेरा मैं इस वक्त मैं फैसलाबाद में रहता हूँ, तो मेरा सेंटर तो बना था वो लाहौर में बना था। लाहौर में क्योंकि उस वक्त सेकेंड ईयर के पेपर क्लोज होते हैं, तो यानी बच्चे टेस्ट सेशन की तैयारी में हो रहे हैं। तो मेरे दोस्तों ने भी अप्लाई किया था, लेकिन वो छोटा सा टेस्ट समझ के ना इसको देने नहीं गए, तो मैं देने चला गया था लाहौर। सुबह हम 7 बजे बैठे ड्राइवर पे, उधर जाके सेंटर में पहुंचे। अच्छा, सेंटर में जाने से पहले ना आपने ये ख्याल रखना है कि आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हों। ये गलती होने लगी थी मुझसे, लेकिन मैं बच गया था। अब्बू ने कहा था कि साथ ले लो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी। काफ़ी वो एक्सेप्ट नहीं करते, तो आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। वो करेंगे या तो कोई अच्छा बंदा है तो वो भी आके 10-15 मिनट लेके तो फिर ही बैठने देगा, वरना तो वो वापस भेज देते हैं। तो ये आपने ख़ास ख्याल रखना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने सेंटर में लेके जाने हैं। तो इसके बाद जब टेस्ट स्टार्ट होने लगा तो काफ़ी टेंशन थी मुझे भी, तो लेकिन फिर मैं थोड़े से ना 5-10 मिनट पहले पहुंच गया था, तो 10 मिनट ना ज़रा मैं बाहर चला गया वाशरूम के बहाने ना, वाशरूम करने। तो उधर मैंने सोचा यार अभी जो तैयारी है बस वही तैयारी है और पेपर भी बन चुका है, तो अभी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना आता है ना मैं उतना सही करके आऊँगा। अच्छा, उसके बाद अब जो मैं MCQs की टेक्निक बताऊँगा ना, वो सब पेपर में अप्लाई करता रहा हूँ मैं, NTS में सिर्फ नहीं, और बाकी पेपर में मुझे सक्सेस मिली है। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सुने आप ज़रा। MCQs पेपर कैसे हल करना है। आपने MCQs का पेपर कोई भी है ना वो ऐसे हल करना है कि आपने पहले एक दफ़ा क्वेश्चन पढ़ना है।
कुछ एमसीक्यूज ऐसे होंगे जो आपको आते होंगे, आप फ़ौरन टिक कर लेंगे। कुछ एमसीक्यूज ऐसे होंगे वो आपको गड़बड़, वो आपको कंफ्यूज कर देंगे कि यार इसका ए है या बी है, ठीक है। तो आपने वो उसका एमसीक्यू उसके गिर्द की स्टार लगा लें और उसका जवाब नहीं लगाना। उसका जो आपको पता है ना कि ए है या बी है, आपने उस पर सर्कल कर देना, अभी उसको आंसर शीट में नहीं लिखना। और कुछ ऐसे एमसीक्यूज होते हैं जो बंदे के ऊपर से गुजरते हैं, वो नहीं आते और वो एंटी टेस्ट में लाजमन होते हैं वो, ठीक है। तो इसी तरह जब आप पूरा पेपर पढ़ लेंगे ना, तो आपको 100 में से 60 एमसीक्यूज आप हल कर चुके होंगे जो आपको आते होंगे फट। लेकिन कुछ एमसीक्यूज होंगे जो काफ़ी ज़्यादा ही होंगे, जो ऐसे के होंगे जो ए बी इसमें आता होगा, आपको ये नहीं पता होगा कि ए है या बी है, तो आपने टाइम ज़्यादा उनको देना है। तो उसके अलावा जो एमसीक्यूज रह जाएंगे वो आपको नहीं आते, तो वो आप छोड़ के तो नहीं आने, वो फिर उसके तुक्के लगाएंगे। इस टेक्निक का फ़ायदा ये है कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आपको टाइम मैक्सिमम चाहिए वो क्वेश्चन हल करने के लिए जिनमें आप कंफ्यूज हैं। जिनमें आपको श्योर है वो तो आप ऐसे हल कर लेंगे, और जो आपको नहीं आते वो भी नहीं, वो आपको हल नहीं होने, उनका तुक्का ही लगाना है आपने। तो यानी मेन कन्फ्यूजन आपको होगी जो आपको कहेंगे कि आते हैं या नहीं आते, कर सकते हैं, तो उनको आपने पढ़ना है। किसी भी एमसीक्यूज को आपने ज़्यादा टाइम नहीं देना। अगर आपको हल नहीं हो रहा और आप कह रहे हैं कि ये मैं कर लूँगा, तो आपने एक दफ़ा पढ़ना है, 2 दफ़ा पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद आपने शिफ्ट कर लेना है अगले एमसीक्यूज पे और वो करने की कोशिश करनी है। इसी तरह करते करते आपने कर लेना है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वाइज होता है। तो पहले आपने वो सब्जेक्ट पकड़ना है जो आपको अच्छी तरह आता है। मुझे आता था मैथ्स, तो मैंने सबसे पहले मैथ्स किया था। इसी तरह मैथ्स में भी मुझे एमसीक्यूज थे जो नहीं, 1-2 थे जो नहीं आते थे, बिल्कुल नहीं आते थे। तो उनमें मैं कंफ्यूज था, इसका ये है या ये है, तो मैंने छोड़ दिया। उसके बाद अगला सब्जेक्ट किया, अगला सब्जेक्ट किया। इस तरह जब मैंने सारे सब्जेक्ट कर लिए ना, तो मुझे पता लग गया कि यार मेरे 60 एमसीक्यूज ठीक हैं, 20 एमसीक्यूज ऐसे हैं जो मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं कि क्या लगाऊं। तो मैंने 60 में से जो टाइम बचाया था ना, वो उन 20 एमसीक्यूज को दिया, ठीक है। उसके बाद वो रह गए थे 10-12 एमसीक्यूज, वही रह गए थे जो मुझे नहीं आते थे, क्योंकि अब मुझे कन्फर्म था कि जो मुझे आता पेपर है वो मैंने सारा कर लिया। अब अगर मेरे को तुक्का लगाना है तो अगर तो लग गया तो ठीक है, नहीं तो कोई मसला तो नहीं है, वो तो मुझे पहले भी नहीं आता। इसी तरह इस टेक्निक में, ये टेक्निक बहुत पावरफुल है। क्यों पावरफुल है? क्योंकि आप जब एक दफ़ा पेपर रीड करते हैं ना, और वो क्वेश्चंस रीड करते हैं जो आपको नहीं आ रहे होते, तो वो आपके माइंड में एक दफ़ा क्वेश्चन बैठ जाता है, तो आपका माइंड सबको है। जैसे आपने देखा होगा, आप पेपर हल करने गए हैं और आपसे पेपर हल नहीं हो रहा ना, एमसीक्यूज कोई हल नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही आप सेंटर से उठ के बाहर आते हैं, आपके ज़हन में फौरी तौर पे वो उसका आंसर आ जाता है। वो उसकी रीज़न ये होती है कि आप एट द स्पॉट आपको समझ नहीं लग रही होती है, उस एमसीक्यूज को टाइम ज़्यादा चाहिए होता है। तो जब आप उसको इग्नोर करके आप सेंटर से निकलते हैं, तो वो आपको सबकॉन्शियसली माइंड हल कर चुका होता है, तो वो आपको आंसर बता देता है। तो सब मुश्किल क्वेश्चन पहले पढ़ने का मकसद यही है कि उनको दिमाग को वो क्वेश्चन हल करने का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल जाए। तो इसी तरह जब आप एक मुश्किल क्वेश्चन पढ़ लेंगे और फिर उस पर थोड़ा सा सोचेंगे और फिर उसको इग्नोर कर देंगे, तो फिर वो आपका एमसीक्यूज आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा और वो उसको हल करने की कोशिश करता रहेगा। काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज तो ऐसे भी हल हो जाते हैं जो एक नज़र देखने से हमें नहीं आते, और फिर जब हम दोबारा पढ़ते हैं तो हमें आ जाते हैं। तो यही टेक्निक मैंने एनटीएस में अप्लाई की थी और बाकी टेस्ट में भी अप्लाई की थी। तो इसी तरह टेस्ट मैंने ख़त्म कर लिए थे 10 मिनट पहले ही। तो उसके बाद टेस्ट दे के तो वहाँ सेंटर के बाद आए, तो वहाँ पे डिस्कशन करते हैं लोग। तो मुझे ये पेपर के बाद डिस्कशन ज़रा अच्छी नहीं लगती, तो मैं ज़रा सेंटर के बाद हम फटाफट निकले वहाँ से और अब्बू के साथ है तो खाना खाया, खाना खा के वापस घर आ गए। तो इसी तरह जब दो हफ्ते बाद मेरा रिज़ल्ट आया था, तो 2 से ही पता चला कि रिज़ल्ट आया। तो वो खुद मैं भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। अल्लाह ने करम किया, वो 88 मार्क्स आए मेरे 100 में से और 99.91% आई बनी। तो शुक्र है अल्लाह का। बहुत खुशी हुई थी। उसके बाद बात यह है कि आपने ना मेहनत नहीं करनी छोड़नी, ठीक है। मैं जाता था कॉलेज, स्कूल से अकेडमी, ठीक है। तो सारा दिन मैं एमसीक्यूज करता था, एंटी टेस्ट की तैयारी करता था। तो ये अचीवमेंट ऐसी नहीं मिल जाती। आपने ना पहले मेहनत पूरी करनी है, फिर अल्लाह पे छोड़ना है, क्योंकि लक बहुत मैटर करता है। तो अल्लाह पे आपने उम्मीद बाद में छोड़नी है, पहले आपने खुद पहले पूरी तैयारी करनी है, उसके बाद अल्लाह ताला बरकत डाल देगा। तो यही था आज का लेसन कि आपने पहले पूरी मेहनत करनी है और आपने टेक्निक से चलना है। ऐसे नहीं चलना कि कुछ भी सारी तरह की तैयारी कर लोगे तो आपके नंबर आ जाएंगे। थोड़ा सा टेक्निकल होकर तैयारी करनी है, और वो टेक्निकल तैयारी मैंने उस वीडियो में बताई है कि एनटीएस को प्रिपेयर कैसे करना है। तो इसी तरह मेरा इंट्रोडक्शन रह गया था, तो मैंने कहा अगर टाइम न ज़ाया हो तो मैं एंड पे तरह इंट्रोडक्शन दूँ। तो मेरा नाम राजा मोहम्मद समीर है और मैं इस वक्त जीके में हूँ। जीके में एंटी टेस्ट भी मैंने दिया था, उसमें भी मैंने स्कॉलरशिप हासिल की थी। वो सिर्फ 2 बच्चों को देते हैं, तो वो भी मैं बताऊँगा कि वो मैंने कैसे हासिल की थी, लेकिन टेक्निक मैंने यही इस्तेमाल की थी, तो उस पर भी वीडियो बनाऊँगा।
कि आप जीके में कैसे एडमिशन ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, स्कॉलरशिप के बगैर, स्कॉलरशिप के साथ, सॉरी। तो थैंक यू। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें। तो और इस चैनल में मैं आपको बताया करूँगा कि टिप्स और ट्रिक्स एग्जाम कैसे सॉल्व करने हैं, या यूनिवर्सिटी कोई प्रॉब्लम है या कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक